मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत सचखंड श्री हजूर साहब नांदेड़ के लिए विशेष ट्रेन रवाना। मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। 800 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को निःशुल्क यात्रा करवा रही सरकार। बीबीएमबी के स्थापना के 50 साल पूरे होने पर पंचकुला में एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के कई प्रोजेक्ट्स हुए शुरू। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील का दिखा असर। गुजरात के राज्यपाल, विधानसभा उपाध्यक्ष सार्वजनिक परिवहन से पहुंचे कार्यक्रमों में। भाजपा विधायक ने किया बस का सफर। और नीट यूजी परीक्षा 21 जून को दोबारा की जाएगी आयोजित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विद्यार्थियों के हितों को लेकर संवेदनशील। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। आप समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सिरसा में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत तख्त सचखंड श्री हजूर साहब नांदेड़ जाने वाली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में 14 जिलों से 800 से ज्यादा सिख श्रद्धालु महाराष्ट्र स्थित नांदेड़ के लिए रवाना हुए। ट्रेन को रवाना करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 60 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवा रही है। वरिष्ठ नागरिकों की इच्छा होती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर तीर्थ यात्रा पर जाएं। इसलिए सरकार 1,80,000 से कम आय वाले प्रदेश के नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवा रही है। यात्रा के दौरान रहने खाने का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। प्रतीक बन रही है, मार्गदर्शन कर रही है। आज सिरसा से नांदेड़ तक चलने वाली ये विशेष ट्रेन भारत की उस आध्यात्मिक धराधा प्रतीक बन रही है जो उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश को गुरु साहिबान की शिक्षाओं से ये जोड़न दा कम कर रही है। साथ संगत जियो, तीर्थ यात्राएं समाज को जोड़ने का एक माध्यम है। ये यात्राएं हमारी नई पीढ़ी नू उन्हां दी जड़ां दे नाल जोड़न दा, साथियों अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से जोड़न दा ये काम कर रही है। जब कोई साध संगत जी श्रद्धालु तीर्थ स्थानों ते वहां शीश नवा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर के लिए आगामी 8 जून को विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम किए जा रहे हैं। सिख इतिहास और विरासत के संरक्षण के लिए भी केंद्र सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की स्थापना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर पंचकुला स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस मौके पर मनोहर लाल ने कहा कि आज ही के दिन 1956 में बीबीएमबी की स्थापना हुई थी। बीबीएमबी ने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी कर्मचारियों ने जो मांग पत्र दिया है उन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कहा। हमारा जो गौरव बढ़ा है, जिसमें भारत का जल संसाधन प्रबंधन तो हुआ ही हुआ है, ऊर्जा के नाते से भी हमारी इसमें सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण के जो गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है, ये सब हमको गौरवशाली ये बनाता है। इसमें जिन भी मजदूरों ने प्रारंभ से लेकर आज तक, इंजीनियर ने, जितने भी अधिकारी हैं, उनने इसमें जो योगदान किया है, मैं आज उन सबका आभार प्रकट करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं कि लंबी यात्रा को लेकर के यहाँ तक पहुंचे। तो एक ऐसा सहायता की जो आवश्यकता आज इस पूरे प्रोजेक्ट को है, वो हम जो संस्था जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम अपनी भूमिका निभाते जाएंगे। और अच्छी बात हमारे मनोज त्रिपाठी जी ने बताई कि हम अपने आयाम को बड़ा कर रहे हैं। अभी जैसा भिवानी में और हिसार में एक सोलर यानी प्रोजेक्ट का जो समुद्घाटन हुआ, मैंने किया, और भी आगे बढ़ने की जो इच्छा बीबीएमबी ने अपनी बनाई है, मैं इसके लिए भी आप सबकी बहुत बहुत यानी एक आपको बधाई देता हूं, आपको सराहना करता हूं।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने का ऐलान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले साल से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की जरूरत है और भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए। अभी NTA ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर री नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत CBI को काम सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग की अपील पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ कुरुक्षेत्र पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद राज्यपाल साइकिल से गुरुकुल पहुंचे और लोगों को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आचार्य देवव्रत ने कहा कि जब तक देश में तेल की स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक वे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साइकिल चलाना न केवल पेट्रोल डीजल की बचत और विदेशी मुद्रा के संरक्षण का माध्यम है, बल्कि ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। देशों का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण तेल तो ओवरपुट बंद है और हमारे देश में जो तेल का आयात होता था उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसी स्थिति में हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए हम अपने देश में उस रास्ते पर चले जिससे तेल कम से कम हम कम खर्च कर पाए। हमारी मुद्रा स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी कोई भी विदेशी वस्तु हम ना खरीदें, स्वदेशी की ओर बढ़े ताकि देश आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत हो सके। राज्यपाल ने आगे कहा कि राष्ट्र प्रथम संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों को धरातल पर उतारना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने भी आज वाहनों का प्रयोग नहीं किया। मिड्ढा जींद स्थित अपने आवास से DC कार्यालय और विभिन्न कार्यक्रमों में ई-रिक्शा से पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि हम भविष्य के संकटों से हमें बचना है तो जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। मिड्ढा ने जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के हर आह्वान को राष्ट्र हित में स्वीकार करें और छोटे सफर के लिए निजी कारों के बजाय ई-वाहनों या पैदल चलने को तरजीह दें। विधानसभा उपाध्यक्ष ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना किए जाने पर कहा कि विपक्ष को आलोचना करने से पहले अपने पूर्वजों के निर्णयों को देखना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि जब देश में अनाज का संकट था तब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी देश के हित में सप्ताह में एक दिन व्रत रखने का आह्वान किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ने आह्वान किया है, ये आह्वान को हम लोग मानने का काम करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ई-रिक्शा और पैदल चलने का काम करें ताकि पेट्रोल डीजल तेल को लेकर कम से कम प्रयोग हो। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, अपने साथीगणों को भी और जनता से भी नम्र निवेदन करेंगे कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है तो इस आह्वान को मानना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे क्राइसिस जब भी कभी आए तो देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा आह्वान जनता से करने का काम किया। इन विपक्ष को जो राहुल गांधी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ना कहकर
वो अगर अपनी दादी को याद करें, इंदिरा गांधी जी को, मेरे को लगता है कि ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी प्रकार से उससे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी आह्वान किया था कि सप्ताह में एक बार व्रत रखने का काम करें। ये अकेले कोई इंडिया में नहीं, और वर्ल्ड में क्राइसिस है, और सभी देशों ने अपनी तरफ से अपनी जनता को आह्वान करने का काम किया। विधानसभा उपाध्यक्ष ने अपने आवास पर आयोजित जनता दरबार में लोगों की शिकायतें भी सुनी। उन्होंने जींद के सरकारी महाविद्यालय का नाम बदलकर राजकीय सैन भगत महाविद्यालय करने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया। उधर जींद की उचाना विधानसभा से भाजपा विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री भी जींद बस स्टैंड से बस में बैठकर उचाना पालवा बस स्टैंड पहुंचे। यहां से वे ऑटो से पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह गए और जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उन्हें जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने की अपील की है ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो। उन्होंने कहा कि इसलिए आज वो भी अपनी गाड़ी छोड़ बस से यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि लोग सार्वजनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। देखिए, मैं क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देशवासियों से 140 करोड़ लोगों से जो आह्वान किया है, इसके समर्थन में हम आज बस से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी को भी हराया है और हम आश्वस्त हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ईंधन बचाना है, जो हमें पेट्रोल डीजल की जो बचत करनी है, उससे का देशवासियों से जो आह्वान किया उसमें आगे बढ़ेंगे। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान का समर्थन करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना हो सके यूज करें। लंबी यात्राओं को हम रेलगाड़ी का यूज कर सकते हैं, निजी वाहन का उपयोग ना करें, जितना हो सके बचे। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज कर सकते हैं। तो मैं प्रदेशवासियों से, देशवासियों से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, यही आह्वान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी पर आम लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। पेट्रोल पंप पर वाहनों में तेल डलवाने आए वाहन चालकों ने इस फैसले को देश हित में बताया। लोगों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतों के कारण दाम बढ़ाना जरूरी हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील की थी ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो और लोग सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की अपील की है, जिससे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो रिक्शा चला दो इलेक्ट्रॉनिक्स का जी, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। तेल डीजल के रेट बढ़े हैं। ये मोदी जी ने कहा था इलेक्ट्रॉनिक्स के व्हीकल हो जाओ, तेल और डीजल की कमी होने वाली है। आज वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के चलाएंगी और आगे इलेक्ट्रॉनिक्स ही चलनी है जी। लोगों से ये तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आगे चलाएं। तेल के दाम तो सर युद्ध के कारण बढ़ ही रहे हैं। सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे देश में नहीं सारे देशों में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो तेल के दाम बढ़ ही रहे हैं। अब उसमें क्या कर सकते हैं, देश भी क्या करे। मोदी जी ने तो देखो पहले इस तर्क किया है, हर चीज के लिए किया, और हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उस पर जाना चाहिए, वाहन भी इलेक्ट्रॉनिक यूज करने चाहिए। और तेल के दाम बढ़े हैं इसलिए हमें और भी ज्यादा फायदा होगा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक यूज करेंगे। तो खाड़ी जो चल रहा है इस करके भाव रेट बढ़ रहे हैं, तेल के और डीजल के, गैस के भी। हम भी सारी दुनिया के साथ हैं। जो भी मोदी सरकार फैसले ले रही है ठीक ले रही है। हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड्स और हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड्स 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये अवार्ड्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं। विज्ञान रत्न अवार्ड के लिए चयनित वैज्ञानिक को 5 लाख रुपए की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी जाएगी। यह पुरस्कार उन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के लिए हैं जिनकी आयु 40 वर्ष से ज्यादा और जिन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसी प्रकार हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड के तहत 40 साल से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों को 1 लाख रुपए की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और राज्य में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अवार्ड्स के लिए आवेदन 31 जुलाई 2026 तक दिए जा सकते हैं। आगामी मॉनसून सीजन में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के 13 बाढ़ संभावित जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य
साल 2023 और 25 की बाढ़ से मिले अनुभवों के आधार पर आपदा प्रबंधन ढांचे को और अधिक मजबूत बनाना था। वित्त आयुक्त एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने स्टेट इंसिडेंट कमांडर के रूप में राज्य नियंत्रण कक्ष से पूरे अभ्यास का नेतृत्व और संचालन किया। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस अभ्यास का आयोजन राज्य की आपदा तैयारियों का मूल्यांकन करने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय में सुधार करने, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की पुष्टि करने और कमियों की पहचान करने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक सक्रिय, तकनीक संचालित और समुदाय केंद्रित आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये मॉक ड्रिल की जा रही है और ये एक काफ़ी तैयारी के साथ हमने करी है, पहली बार कर रहे हैं। 6 मई को हमने इसकी ओरिएंटेशन कॉन्फ्रेंस करी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। 12 मई को हमने टेबल टॉप एक्सरसाइज करी जिसमें ये बताया गया कि हर ज़िले में 2 लोकेशंस ली जाएंगी, 2 अलग अलग समस्याएं उनको दी गई हैं और फिर उनको अपना रिस्पांस प्लान बनाना था कि पुलिस क्या करेगी, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करेगी, रेवेन्यू विभाग क्या करेगा, इरिगेशन क्या करेगा। मतलब इसमें लगभग 14-15 विभाग इन्वॉल्व हैं और हमारे रेवेन्यू जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी है, हमारे आपदा मित्र NCC, नेहरू युवा केंद्र, हमने उनको भी इसमें जोड़ा है। और आज मौके पे वो एक्चुअल एक्सरसाइज अभी चल रही है जिसको हम लाइव यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर से मॉनिटर कर रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी के छात्र दीपांशु ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। दीपांशु ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। वो बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई कर रहा है। दीपांशु ने बताया कि स्कूल के साथ साथ उसने स्वयं अध्ययन पर भी विशेष ध्यान दिया। वह रोजाना 7 से 8 घंटे तक पढ़ाई करता था। उसके पिता धर्मपाल ने बताया कि दीपांशु ने किसी प्रकार की ट्यूशन नहीं ली और घर पर ही पढ़ाई की। दीपांशु का सपना IIT JEE की तैयारी कर इंजीनियर बनने का है। मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने स्कूल को और माता पिता को देना चाहूँगा। मेरे स्कूल वालों ने भी फुल सपोर्ट दिया मुझे, पढ़ाई अच्छी करें, हमारी स्पेशल क्लासेस लगती थी और घर पे भी मुझे पूरा माहौल मिला मतलब पढ़ाई का, और स्कूल में भी स्पेशल क्लासेस की वजह से और अच्छी पढ़ाई तैयारी हो पाई हमारी। दिन के 7-8 घंटे मिनिमम पढ़ाई करनी पड़ती थी, रात को और सुबह जल्दी। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में नरवाना के MDN स्कूल के छात्र वंश ने तीसरा स्थान हासिल किया। वंश ने 500 में से 497 अंक हासिल किए। वंश ने कहा कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने नियमित अध्ययन के साथ साथ आत्मविश्वास बनाए रखा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और निरंतर कड़ी मेहनत से ही बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। उनका सपना IIT में प्रवेश लेकर इंजीनियर बनने का है। वंश के माता पिता भी उसकी सफलता से बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि वंश ने कभी पढ़ाई को बोझ नहीं समझा और हमेशा सीखने की भावना से पढ़ाई की। दिन भर मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, वहाँ पे मैंने रिजल्ट चेक किया था। मैं 2 घंटा पढ़ता था पर कंसिस्टेंसी से पढ़ता था और मैं कहना चाहता हूँ कि क्यूरियोसिटी इज द की। क्यूरियोसिटी से रहना चाहिए कि डिसिप्लिन से भी ज़्यादा मेरे ख्याल में क्यूरियोसिटी ही मैटर करती है। क्लास MDN पब्लिक स्कूल नरवाना से की है, वहाँ पे हमारे सारा कुछ करवा देते थे, कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। पर फिर भी अगर मैंने एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया था सोशल मीडिया का भी, उससे मैंने अपने डाउट्स वगैरह क्लियर किए। श्रेय अपने स्कूल के मैनेजमेंट को देना चाहूँगा। MD पब्लिक स्कूल, मेरी प्रिंसिपल मैम, मेरे सभी टीचर्स ने मुझे बहुत बढ़िया पढ़ाया। आगे अभी मेरे पास नॉन मेडिकल है, मैं आगे मुझे इंजीनियरिंग करनी है। IIT मेरा ड्रीम है। मेरे लड़के ने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये मुकाम पहुंचा। मैं आगे भी मेरे बच्चे को यही मोटिवेट करूंगी कि ये आगे भी +2 में भी अच्छे अंक से मतलब कोई पोजीशन प्राप्त करे। इसके पापा का सपना मेरा लड़का बहुत पूरा करेगा जी, लड़की और लड़का दोनों पूरा करेंगे। मेरी लड़की की भी 94.6% है मेडिकल से।
हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के परिणाम में वंशिका यादव ने फरीदाबाद जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। बल्लभगढ़ की वंशिका ने वाणिज्य संकाय में 96.6% नंबर हासिल किए। वंशिका की सफलता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उसका लक्ष्य सीए बनने का है। वहीं स्कूल की प्राचार्य का कहना है कि वंशिका ने जिले में टॉप कर स्कूल और बल्लभगढ़ का नाम रोशन किया है। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी और मेरे 96.6% आया। ये सारा सिर्फ मेरी मेहनत से, मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी, इसमें मोटिवेट करा मुझे हर टाइम। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करा है इस चीज के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है और ऐसा कुछ नहीं होता कि प्राइवेट वाले ही अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल भी अच्छे हैं, गवर्नमेंट में भी पढ़ाई होती है, वहाँ भी टीचर्स क्वालिफाइड है और वो भी बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, हर एक लेक्चर्स लेते हैं हमारे। मैंने आगे सीए करने के लिए सोचा है, मैं सीए करूंगी आगे। मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि हर कोई कर सकता है, जब वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कि हर किसी को अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि वो कर सकता है। इन्होंने फरीदाबाद गवर्नमेंट स्कूल्स के हिसाब से टॉप रही हैं, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में टॉप रही हैं। इनके 483 अंक हैं 500 में से, मतलब मात्र 17 अंक छोड़े हैं उसमें। सभी ने मेहनत की है, कहने तक का भी मतलब अवसर मुझे नहीं दिया उन्होंने, इतनी मेहनत करते हैं टीचर। और कल को ये बेटियां जो है ऑफिसर्स बनेंगी, सारी 90+ की बेटियां हैं। उधर यमुनानगर की सानवी मलिक ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के परिणाम में कॉमर्स में 98.6% अंक लेकर जिले का नाम रोशन किया। सानवी के इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। सानवी ने कहा कि कड़ी मेहनत और लगन से ये सफलता मिली है। सानवी के माता पिता अपनी बेटी की सफलता से खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि सानवी ने मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया से भी दूर रहती है। क्लास 12 में 98.6% आए हैं। मैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हूँ और मेरे अकाउंट्स में 100, म्यूजिक 100, इंग्लिश 95, बिजनेस स्टडीज 99 और इकोनॉमिक्स 99। सानवी ये कह सकते हैं कि उसको गॉड गिफ्टेड है स्टडी में। हमने ना आज तक तो उसको बोला नहीं कि पढ़ना है या इतनी देर, ये तो कहा है कि कम पढ़, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि पढ़ नहीं रहे, स्कूल नहीं जा रहे। तो भगवान ने उस पर हाथ रखा है जो, और उसने इतने मार्क्स लिए, मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट है। बच्चा शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट है और वो सेल्फ स्टडी में ही उसका रहा है शुरू से। उसकी स्टडीज में ज्यादा रुचि है और म्यूजिक में, गिटार में, बस। इसके अलावा एक्स्ट्रा मोबाइल वगैरह इन सब चीजों में कोई उसका नहीं है इंटरेस्ट। और उसमें पढ़ाई वो अपना सेल्फ स्टडी खुद ही करती है ज्यादातर। बाकी ट्यूशंस वगैरह गुरु द्रोणा से कोचिंग ले रही है एक्स्ट्रा, और आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसमें उन्होंने सबने पूरा सहयोग किया है। सरकारी स्कूलों में आधुनिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग कई परियोजनाएं चला रहा है। इसी कड़ी में कल जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पतरेहड़ी और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कड़ासन में अटल टिंकरिंग रोबोटिक्स एवं एस्ट्रोनॉमी लैब का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इन लैब के माध्यम से विद्यार्थियों को रोबोट बनाना, ड्रोन उड़ाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और वैज्ञानिक प्रयोगों की व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थी इन लैब के माध्यम से भविष्य के वैज्ञानिक, इंजीनियर और इनोवेटर बन सकते हैं। रोबोटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी लैब जो है वो स्थापित होने जा रही है। आज जो है सांकेतिक तौर पर 2 स्कूलों में, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पतरेहड़ी और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कड़ासन के अंदर ऐसी ही 2 लैब्स का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया है। टीचर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आज शुरू किया गया, जो 4 दिन के लिए चलेगा, प्रशिक्षण शिविर। और इन 4 दिन के प्रशिक्षण के बाद इन विद्यालयों के प्रधानाचार्य और जो टीचर्स हैं वो इन लैब्स के अंदर भली भांति से काम कर पाएंगे और बच्चों को जो है इन लैब्स का एक अच्छा लाभ दिला पाएंगे। सरकार का उद्देश्य ये है कि बच्चे जो हैं, जो आज के टाइम में नई टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये सारी टेक्नोलॉजीज का हमारे बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए स्पेशल तौर पे लैब स्थापित की जा रही हैं।
शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी आधुनिक तकनीक में दक्ष बने और भविष्य में वैज्ञानिक, इंजीनियर, इनोवेटर और तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में देश के विकास में योगदान दे सके। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की 2 सप्ताह से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। प्रदेश सरकार के साथ हुई वार्ता में मांगों को लेकर सहमति बनने के बाद नगर पालिका कर्मचारी संघ ने काम पर लौटने का फैसला किया है। कल रोहतक में हुई बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के साथ कई मांगों पर सहमति बनी है। अगर 30 जून तक सरकार ने मानी गई मांगों को लागू नहीं किया तो 1 जुलाई से सफाई कर्मचारी फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। अग्निशमन विभाग और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जिन मांगों को लेकर के लड़ाई थी उन पर सहमति सरकार के साथ बनी है। नगर पालिका के जो 13,000 पालिका रोल के कर्मचारी थे, पक्की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एक मुश्त रेगुलर कर दिए जाएंगे। इन सफाई कर्मचारियों को उम्र में छूट दी जाएगी। भर्ती नियम जो हैं, चाहे वो अखबार में एडवर्टाइजमेंट करने का सवाल है। फरीदाबाद में लगभग 150 से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी 25 से 30 साल पहले नौकरी में आए थे, जो पक्का नहीं हुए, वो अलग अलग कोर्टों में भी गए हैं। अब उनके ऊपर भी सहमति हो गई है कि वो सभी कर्मचारी, चाहे कोई कोर्ट में गया नहीं गया, सभी कर्मचारी। खरीफ सीजन की फसलों की बुआई से पहले धान सहित 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा से कैथल जिले के किसान खुश हैं। धान की फसल का एमएसपी 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने के साथ साथ तिलहन, दलहन और मोटे अनाज के एमएसपी में भी बढ़ोतरी हुई है। किसानों का कहना है कि एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों का मुनाफा बढ़ेगा और किसान उस फसल की ज्यादा बुआई करेंगे जिसका एमएसपी ज्यादा है। हम प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने धान का और 14 फसलों का एमएसपी तय किया है। उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कैथल धान का एक कटोरा है। हम यहाँ पे देसी धान भी करते हैं और धान के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो एमएसपी तय किया है ना, वो बहुत अच्छा किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भी हमें भले 2 साल में 3 साल में किसानों के फसल को दोगुना करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो एमएसपी का रेट बढ़ाया है, मैं उनका इसके लिए धन्यवाद भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि किसानों की एक सोच थी कि हमारे को मार्केटिंग के अंदर कोई दिक्कत ना आए और हमारे को सही रेट मिले। और तो इन्होंने जो वृद्धि की है वो उसके लिए धन्यवाद। इन्होंने दाल की है, धान की है, सभी जो फसल है उसकी एमएसपी जो का वृद्धि की है, वो इनकी एक अच्छी योजना है। इसके लिए हम चाहते हैं कि किसान का और भला हो और अच्छी योजनाएं। किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत प्रदेश के हर जिले से प्रगतिशील किसानों को अध्ययन यात्रा पर भेजा जाएगा, ताकि वो देश के विभिन्न हिस्सों में अपनाई जा रही आधुनिकतम कृषि तकनीकों, उन्नत पद्धतियों और नए बाजारों को समझ सके। इस योजना से जींद जिले के किसानों में उत्साह है और उनका कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा। विभिन्न राज्यों में खेती और बागवानी की तकनीक सीखने से किसान खेती में नए प्रयोग कर सकेंगे। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। किसान खेती के नए नए गुर बाहर जाने के बाद विदेशों की तर्ज पर खेती होगी। कम पानी में बढ़िया बचत, बढ़िया उन्नत के साथ खेती करने का जो सरकार की योजना पहल की है, उसका बहुत फायदा हुआ किसानों को। किसान ने तो बहुत बढ़िया स्कीम ले आई जो किसानों को घुमावेगी, बढ़िया देख के आवागे, फिर उनको देख के आप भी फसल बोवागे। इस हिसाब से हमारे को भी ज्ञान आएगा, हमारी भी आमदनी बढ़ेगी। सरकार हमारे लिए, हमारे को ये गुर सिखाएगी, हमारे को वहाँ राजस्थान में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में लेके जाएगी, गुजरात में हमारी आमदनी बढ़ेगी, हमारे को भी गुर सिखाएगी। हम भी आगे सीख पाएंगे, अब अपनी पैदावार बढ़ा लेंगे, खुशहाल हो जाएंगे हम भी। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि किसानों का आय दुगुना करेंगे, उस आधार पर हरियाणा सरकार ने श्री नायब सिंह सैनी जी ने पहल करते हुए अपना कदम बढ़ाया, जो कि किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अलग अलग राज्यों में जाकर फसल चक्र सीखने का अनुभव मिलेगा। जो परंपरागत खेती का ट्रेंड चला हुआ है, इससे शायद किसान आगे बढ़ेगा और किसान की आमदनी ज्यादा होगी, जिससे किसान खुशहाल होगा। अध्ययन यात्रा के तहत किसान गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे कृषि प्रधान राज्यों का दौरा करेंगे। किसान गुजरात में सूक्ष्म सिंचाई के सफल मॉडल को देखेंगे, महाराष्ट्र में अंगूर और अनार की उन्नत बागवानी के गुर सीखेंगे, वहीं तेलंगाना में बीज उत्पादन की नई तकनीकों का अध्ययन करेंगे।
समाचारों में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।